नमस्कार। अब हम बात करेंगे तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक के बारे में। फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत के शासक बने और इन्होंने 1351 से 1388 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। जिस समय फिरोज तुगलक सुल्तान बना उस समय मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के फलस्वरूप जनता के विभिन्न वर्गों में गहरा असंतोष व्याप्त था तथा मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम दिनों में सारी शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। अतः फिरोज ने गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम जनता के विभिन्न वर्गों का, किसानों, उलेमा वर्ग, अमीर वर्ग का विश्वास और समर्थन पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसमें वह पूर्णतः सफल रहा। उसका दूसरा कार्य शासन व्यवस्था का पुनर्गठन करना था। फिरोज द्वारा शासन व्यवस्था में सुधार किए गए जो उनके दो उद्देश्यों से प्रभावित थे। फिरोज पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने प्रशासन के पुनर्गठन में पूर्णतः मुस्लिम कानूनों का अनुसरण किया। फलतः दिल्ली सल्तनत पूर्णतः एक सांप्रदायिक राज्य में परिवर्तित हो गई। दूसरा, जनता व राज दोनों की आर्थिक स्थिति का सुधार करना चाहता था। इस प्रकार फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए और उसने कई सार्वजनिक हित के कार्य किए जिनके कारण वह इतिहास में प्रसिद्ध हुए। सबसे पहले हम उनके भू राजस्व सुधार के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम इस बात का पता लगाने का प्रयास किया गया कि सरकार को विभिन्न करों से कितनी वार्षिक आय होती है और इस कार्य के लिए उसने ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैद को नियुक्त किया गया। उसने विभिन्न प्रांतों का 6 साल तक दौरा कर सरकार की वार्षिक आय 6 करोड़ 85 लाख निर्धारित की। कर प्रणाली का पुनर्गठन किया गया और 4 कर ही जनता पर लगाए गए जो शरीयत द्वारा स्वीकृत थे और 24 करों को माफ कर दिया। ये 4 कर खम्स, खराज, जकिया और जकात थे। उसने बाद में सिंचाई कर लगाया जो उपज का 10% था। सिंचाई के लिए उसने अनेक नहरों का निर्माण करवाया जिससे अनाज उत्पादन बढ़ा और किसान समृद्ध हो गए। उसने मुख्यतः 4 नहर बनवाई। सबसे प्रमुख नहर सिरमौर एवं माडल के पास यमुना नदी से निकलकर हिसार तक जाती थी। यह 150 मील लंबी थी। बाद में इसका जीर्णोद्धार शाहजहां के द्वारा भी करवाया गया। दूसरी नहर सतलज नदी से निकलकर सहवाज तक जाती थी। इसकी लंबाई 96 मील थी। तीसरी नहर बुधनी के पास यमुना नदी से निकलकर हिसार तक जाती थी और चौथी नहर कहरवर के पास घग्गर नदी से निकलकर फिरोजाबाद तक जाती थी। फिरोज तुगलक के ने जो सुधार करवाए उसमें दूसरा सुधार है सैनिक सुधार। उन्होंने सैनिकों को वेतन के बदले जागीर देना प्रारंभ किया। सेना में पदों को वंशानुगत कर दिया गया। उसका अगला प्रयास था वो था दास प्रथा। फिरोज को दास बनाने का बहुत शौक था। अफीफ ने उसके कुल दासों की संख्या 1,80,000 बताई है जिनकी देखभाल के लिए उसने दीवाने बंदगान के नाम से एक पृथक विभाग स्थापित किया। यह दास राजपन न केवल अनावश्यक आर्थिक भार बन गए बल्कि फिरोज के बाद उत्तराधिकार को लेकर जो अस्थिरता फैली उसमें इन दासों की बहुत बड़ी भूमिका भी रही। अगला हम उनकी धार्मिक नीति के बारे में जानेंगे कि फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति क्या थी। फिरोज शाह न केवल व्यक्तिगत जीवन में कट्टर सुन्नी मुसलमान था बल्कि उसने अपनी हिंदू प्रजा के प्रति भी कट्टर धार्मिक नीति का अनुसरण किया। उसने हिंदुओं को स्वतंत्रतापूर्वक अपने त्यौहार मनाने पर रोक लगाई। बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा। हिंदुओं को पद व धन का लालच देकर मुसलमान बनाने का प्रयास किया। शिया मुसलमानों के प्रति भी उसकी धार्मिक
उसने धार्मिक अत्याचार किए, जिसके फलस्वरूप हिंदू व शिया मुसलमानों में उसके प्रति गहरा असंतोष व्याप्त हुआ। अगले जो उसके कार्य थे वो थे उसके सार्वजनिक हित के कार्य। सार्वजनिक हित के कार्यों में फिरोज शाह तुगलक ने जनता के मुफ्त इलाज के लिए दारुल सफ़ा नामक से एक सार्वजनिक अस्पताल बनवाया। उसने दीवान खैरात के नाम से एक पृथक विभाग की स्थापना की, जिसमें गरीब मुसलमानों को लड़की के विवाह के लिए आर्थिक मदद दी जाती थी। उसने बेकार नवयुवकों को नौकरी उपलब्ध कराने के लिए रोजगार दफ्तर भी स्थापित किया। उसके शासनकाल में अनेक नहरें भी बनवाई गई। उसने लगभग 1200 बाग भी लगवाए। उसके समय में अनेक कारखाने भी स्थापित किए गए। उसने 5 नगरों की भी स्थापना करवाई, जिनमें जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर और फिरोजाबाद प्रमुख हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक को उनके सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए ही इतिहास में प्रसिद्धि मिली, क्योंकि उन्होंने जो प्रजा के हित के लिए जो कार्य किए वो सभी को पसंद आए। जैसे कि सार्वजनिक अस्पताल बनवाना, दीवान खैरात की स्थापना करना, रोजगार दफ्तर बनाना, बगीचे लगवाना, कारखाने स्थापित करवाना, सिंचाई के लिए नहरें बनवाना आदि। धन्यवाद।